गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं कंपनी स्वरूप की व्यवस्था पार्ट 1 का। हम अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साझेदारी पीढ़ी के लक्षण देखे थे। अब साझेदारी पीढ़ी के लक्षण के बाद हमको देखना है कि लाभ कि साझेदारी पीढ़ी से क्या लाभ होते हैं, तो उसके विषय में चर्चा करनी है। पहला मुद्दा है सरल एवं मितव्ययी स्थापना विधि, यानी साझेदार पीढ़ी की जो स्थापना विधि है वो बहुत ही सरल है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का परेशानी या मुश्किल नहीं होती है। मितव्ययी नहीं होता, मितव्यय यानी समय की बर्बादी नहीं होती है। स्थापना विधि के लिए कोई विशेष कानूनी विधि से गुजरना नहीं पड़ता। कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, यानी कंपनी कानून के अनुसार देखें तो साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, परंतु हितकारी अगर करवाते हैं तो सभी साझेदारों के लिए क्या रहेगा, एक ये अच्छा कदम रहेगा, ताकि कभी भविष्य में अगर किसी परेशानी हो या किसी साझेदार के मन में अगर कुछ तकलीफ़ हो या कंपनी छोड़ना चाहता हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, लिखित रूप से इसे पंजीकरण करवाने से हमें इसमें सहायता मिलती है। ये हितकारी है ताकि कोई भी साझेदार कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि पूरी संपूर्ण कंपनी मेरी है या पूरा अपना हक जमा सकता नहीं है। इसके लिए इसका पंजीकरण करवाना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2 है कार्यक्षम संचालन। व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदार पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से उनके विशिष्ट ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अनुभव का लाभ पीढ़ी को प्राप्त होता है। धंधे का संचालन साझेदारों के हाथ में ही होने के कारण वे संचालन में विशेष रुचि तथा सावधानी रखते हैं। साझेदारों का कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होने से पीढ़ी का कार्यक्षम संचालन होता है। यानी व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदार पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से विशिष्ट ज्ञान, यानी सभी के पास कोई ज्ञान होता है, सबकी बुद्धि लगती है, किसी न किसी के पास योग्यताएं भी होती हैं, अनुभव भी होता है, जिसका लाभ पूरी पीढ़ी यानी साझेदार पीढ़ी को प्राप्त होता है। धंधे का संचालन साझेदारों के हाथ में ही होने के कारण वे संचालन में विशेष रुचि और सावधानी रखते हैं, यानी पूरा का पूरा संचालन साझेदारों के हाथ में होता है, जिसके कारण सभी व्यक्ति उसमें संपूर्ण रूप से ध्यान रखकर कार्य करते हैं। साझेदारों का कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होने से पीढ़ी का कार्यक्षम संचालन होता है, यानी सभी साझेदारों का उसके अंदर क्या होता है, अपना योगदान होता है और नियंत्रण होने के कारण क्या होता है, संचालन जो है वो अच्छे ढंग से होता है। नंबर 3 दिया है साख में वृद्धि। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकाते नहीं है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के, यानी प्रत्येक जो भी कंपनी के प्रति सभी साझेदारों का एक समान अधिकार होता है, जिसके कारण वस्तु उधार देने के लिए या विक्रय करने के लिए कोई भी किसी भी परेशानी को आने पर तकलीफ होती नहीं है। लेनदार अपना ऋण किसी भी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल कर सकता है, यानी अगर किसी साझेदार पीढ़ी के द्वारा अगर पैसा लिया गया हो तो लेनदार किसी भी साझेदार की निजी संपत्ति बेचकर भी अपना पैसा ले सकता है। इसलिए व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी वाले धंधे को अधिक साख प्राप्त की संभावना होती है, क्योंकि सभी की संपत्तियां ज़्यादा होती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर इन्हें ऋण यानी लोन प्राप्त हो सकती है और इनकी साख, इनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है, जिसके कारण कोई भी किसी भी परेशानी होती नहीं है। और नंबर 4 है अधिक पूंजी। साझेदारी संस्था में या 2 या 2 से अधिक साझेदार होने से अधिक पूंजी प्राप्ति की जा सकती है, यानी जब साझेदार ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक बात है कि पूंजी का ज़्यादा उपयोग हो सकता है, अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में धंधा विकसित हो तो अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो नए साझेदार को प्रवेश देकर अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है, यानी भविष्य में अगर और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती हो तो अगर कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर हिस्सा लेना चाहता हो, भाग लेना चाहता हो, तो उस व्यक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं,
साझेदार में जोड़कर उसकी पूंजी का उपयोग भी किया जा सकता है। यानी पूंजी अधिक प्रमाण व्यक्तिगत मालिकी में एक ही व्यक्ति के पास होता है, जिसके कारण उसके पास जितनी पूंजी होगी वही पूंजी अपने धंधे में लगाएगा। पर साझेदार पीढ़ी के अंदर सभी साझेदारों की पूंजी होने से पूंजी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिसके कारण परेशानियां कम होती है। नंबर 5 है श्रम विभाजन का लाभ। पीढ़ी के अलग अलग साझेदारों की कुशलता के साथ उनकी शक्तियों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत मालिकी में एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती, जबकि साझेदार पीढ़ी के अंदर हर एक साझेदार के ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जा सकता है। जिस व्यक्ति में जो योग्यताएं होती है, कुशलताएं होती हैं, वह व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार कार्य कर सकता है। यानी श्रम विभाजन किया जा सकता है, जिसका लाभ प्राप्त होता है। सभी व्यक्तियों के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती नहीं है। प्रत्येक साझेदार को उनकी शक्ति और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपने से श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य कर सकता है उस अनुसार उन्हें क्या किया दिया जाता है, कार्य दिया जा सकता है, जिसके कारण कार्य आसानी से और सरलता से हो सकता है। नंबर 6 है योग्य निर्णय। ये सबसे बड़ी चीज़ है। व्यक्तिगत मालिकी में एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिसमें कितनी बार कभी बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है या धंधे में हानि भी हो सकती है। परंतु साझेदार पीढ़ियों के अंदर जितने भी साझेदार हैं वह सभी मिलकर क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, जिससे लाभ प्राप्त होने का 100% चांस रहता है। जैसे लिखा है कि साझेदार पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उस पर चर्चा विचारणा होती है। प्रत्येक साझेदार का मंतव्य लिया जाता है। तत्पश्चात धंधे के हित में सर्वसम्मति निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय प्रक्रिया में सभी साझेदार के ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त होने से त्रुटि युक्त निर्णयों की संभावना अल्प होती है। यानी किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी साझेदार मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, जिसके कारण किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं कि नंबर 7 है परिवर्तनशीलता। साझेदारी ऐच्छिक करार है। साझेदारी क्या है? ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि स्वयं के द्वारा इच्छाओं के अनुसार किया गया करार है। इस अनुबंध में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो करार किया गया है, साझेदारों के बीच में जो भी करार किया गया है वह ऐच्छिक है, अपने आप से लिया गया निर्णय है, किसी में कोई जोर ज़बरदस्ती होती नहीं है। इसीलिए इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तित होते संयोगों के अनुसार पीढ़ी के संचालन और इसके ढांचे में भी आवश्यकता परिवर्तन सरलता से किया जा सकता है। नंबर 8 है अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण। अल्पसंख्यक यानी अगर साझेदार पीढ़ी के अंदर अगर अल्पसंख्यक यानी संख्या कम है, कुछ लोगों की संख्या अगर कम हो तो भी उनके हितों का भी रक्षण आसानी से किया जा सकता है। सामान्य रूप से साझेदारों के धंधे में कोई भी कार्य सभी साझेदारों की सहमति से होता है। पीढ़ी के निर्णयों में किसी भी एक साझेदार की असहमति हो तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोई भी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की मांग कर सकता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण होता है। यानी जिस व्यक्ति के पास हक कम होता है उसके हकों का यहाँ पर भी क्या होता है, हकों का रक्षण भी किया जा सकता है। यानी हितों का रक्षण भी यहाँ पर किया जा सकता है। सभी साझेदारों को बोलने का हक दिया जा सकता है। सभी की बातें यहाँ पर सुनी जाती हैं और उसे अनुसार क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। नंबर 9 है ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी की तरह साझेदारी में भी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क होने से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। साझेदारी पीढ़ी के अंदर भी ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क होता है, जिसके कारण प्रोडक्ट के अंदर अगर कुछ परिवर्तन करने हो तो आसानी से किए जा सकते हैं सभी साझेदारों का निर्णय लेने के बाद। नंबर 10 है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक सदस्य होने से आर्थिक सत्ता अभी सभी साझेदारों के मध्य विभाजित होती है। यानी आर्थिक रूप से जो भी कार्य करना है वो सभी सदस्यों, सभी साझेदारों के बीच होती है, जिसके कारण
किसी भी प्रकार की परेशानी होती नहीं है। नंबर 11 है आयकर का अल्प बोझ। आयकर का यानी धंधे के ऊपर जो भी कर या जो भी टैक्स देना होता है वह व्यक्तिगत मालिक के ऊपर सारा टैक्स उसे ही भरना पड़ता है, जबकि साझेदार पीढ़ी के अंदर सभी साझेदारों के हिस्सों में से क्या किया जाता है, टैक्स भरा जाता है, जिसका बोझ बहुत ही कम होता है। इसके बाद यहाँ पर है सीमाएं कि साझेदार पीढ़ी की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत मालकी में जो लिमिटेशन है वही साझेदार पीढ़ियों के अंदर भी लिमिटेशन होती हैं, सीमाएं होती हैं। पहला दिया है कि सीमित पूंजी। आधुनिक उद्योग धंधों के विकास और विशाल कद को ध्यान में रखते हुए साझेदारों की पूंजी एकत्र करने की शक्ति सीमित होती है। यानी आधुनिक उद्योग और धंधे के विकास या विशाल कद को ध्यान में रखते हुए सभी साझेदार के पास पूंजी एकत्र करना बहुत ही परेशानी होती है। किसी साझेदार को पसंद आता है या किसी को नहीं होता है, यह समस्याएं रहती हैं। साझेदारी पीढ़ी के द्वारा विशाल पैमाने वाले धंधे में अवकाश कम रहता है, यानी इंटरेस्ट किसी को है, किसी को इंटरेस्ट होता नहीं है। और संशोधन जैसे कार्य भी पूंजी अल्प होने के कारण नहीं किया जा सकता। यानी संशोधन यानी बाजार संशोधन, बाज़ार के अंदर हमारे द्वारा जो बनाई जा रही जो प्रोडक्ट है वो बाज़ार के अंदर बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसके लिए भी वहाँ पर क्या किया जाता है, निर्णय लेने में परेशानियाँ होती हैं। इसके बाद है नंबर 2 है असीमित दायित्व। साझेदार पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व अमर्यादित होता है। किसी एक के द्वारा पीढ़ी की ओर से किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायित्व होते हैं। यानी साझेदार पीढ़ी के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर कंपनी के अंदर किसी प्रकार का घोटाला किया गया हो या संपत्ति को नुकसान किया गया हो, तो जितने भी साझेदार हैं वो सभी साझेदार उसके उत्तरदायित्व माने जाते हैं। और अगर कंपनी डूबती है तो जो भी ऋण चढ़ा हुआ है वो सभी साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी वो ऋण को चुकाना पड़ सकता है, जिसके कारण क्या होता है, ये परेशानियाँ होती हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि पीढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी की संपत्तियाँ पूरी न हो तो ऐसे संयोगों में साझेदार को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी आगे वाले का ऋण चुकाना या लोन चुकाना पड़ सकता है। नंबर 3 है मतभेद की संभावना। मतभेद और कलह की संभावना होती है। साझेदारों में जब तक एकता और सुमेल हो तब तक संचालन सुव्यवस्थित रूप से चलता है। यानी सभी साझेदारों के अंदर अगर एक मत हो तो पीढ़ी लंबे वर्षों तक, लंबी आयु तक चल सकती है। परंतु अगर साझेदारों के बीच अगर किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई झगड़े होते हों, कलह होता है या फूटते हों, तो मतभेद के कारण क्या होती है, साझेदारी पीढ़ी की आयु कम हो जाती है। नंबर 4 है रहस्यों को बनाए रखना कठिन है, क्योंकि जैसे व्यक्तिगत मालिकी के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ताएं होती हैं, जिसके कारण कंपनी के अंदर या जो भी बातें होती हैं वो गुप्त रखी जा सकती है। परंतु साझेदार पीढ़ी के अंदर बहुत सारे साझेदार होते हैं, तो कोई साझेदार अपनी निजी लाभ के लिए क्या कर सकता है, कंपनी के जो भी गुप्त बातें हैं वो अन्य किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी देकर वह अपना स्वयं का आर्थिक लाभ ले सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि रहस्यों को बनाए रखना कठिन होता है। साझेदारी पीढ़ी में कोई भी महत्वपूर्ण धंधा की निर्णय सभी साझेदारों के साथ चर्चा विचारणा के बिना नहीं लिया जा सकता। साझेदारों के साथ चर्चा विचारणा के कारण धंधे के रहस्य को प्रभावक रूप से बनाए रखना कठिन होता है। नंबर 5 है हिस्से के हस्तांतरण में कठिनाई। यानी जितने साझेदार होते हैं उन सभी साझेदारों का कुछ न कुछ हिस्सा होता है, उस हिस्से को ट्रांसफ़र करने में बहुत ही परेशानियाँ होती हैं। जैसे लिखा है कि साझेदारी पीढ़ी में साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित नहीं कर सकता, अपने हिस्से को अन्य किसी व्यक्ति को सौंप नहीं सकता जब तक सारे के सारे साझेदार तैयार नहीं होते हैं। हस्तांतरण करना हो तो सर्वसम्मति आवश्यक है। यानी अगर मेरा हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को देना हो तो उसके लिए मेरे जितने भी साझेदार हैं उन साझेदारों की सहमति होगी, तभी मैं अपने हिस्से को क्या कर सकता हूँ, अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वरना नहीं किया जा सकता। नंबर 6 है निर्णयों में विलंब। नियमानुसार प्रत्येक साझेदार पीढ़ी के संचालन में भाग ले सकता है। साझेदारों में आंतरिक कलह के कारण निर्णय लेने में विलंब होता है।
जिससे संचालन की दुर्दशा होती है। यानी बहुत सारे साझेदार होने में, निर्णय लेने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। कितने सहमत होते, कितने सहमत नहीं होते, जिसके कारण निर्णय जो तुरंत लेना चाहिए उसके स्थान पर काफ़ी समय लग जाता है, जिससे संचालन की दुर्दशा होती है। आंतरिक वैमनस्य के कारण कई बार साझेदार पीढ़ी का असमय विसर्जन हो जाता है, यानी समय होने से पहले ही कंपनी को बंद करना पड़ता है। नंबर 7 है अल्प आयु। नंबर 7 है अल्प आयु। किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर, पागल होने पर अथवा मृत्यु के कारण कानूनी साझेदारी पीढ़ी का अंत हो जाता है। यानी किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर या पागल होने पर साझेदारी पीढ़ी का क्या होता है, कानूनी रूप से अंत हो जाता है। यानी साझेदार पीढ़ी का जो समय है वो बहुत ही क्या होता है, अल्प आयु का होता है। यानी कोई कह नहीं सकता कि कितने समय में ये साझेदारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, पर हो सकता है कि अगर साझेदारों के बीच में अगर बनती न हो तो बहुत ही जल्द समय में, यानी बहुत ही कम समय के अंदर क्या हो जाएगी, कंपनी का विसर्जन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो मुद्दा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।